वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी बीपीएससी पीजीटी एस्पिरेंट का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एंटरप्रेन्योरशिप का डेमो 7। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन एक निर्देशित प्रक्रिया है क्योंकि इसका उद्देश्य निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करना है। मैनेजमेंट इज ए डायरेक्टेड प्रोसेस एज इट एम्स एट अचीविंग स्पेसिफाइड गोल्स। अब प्रबंधन क्या एक निर्देशित प्रक्रिया है। ऑप्शन देखिए कौन कौन से हैं, इनका उद्देश्य क्या है, कौन से लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ए लगातार, बी है भविष्य, सी लक्ष्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। ए है कंटिन्यूअसली, बी फ्यूचर, सी गोल, डी मोर देन वन ऑफ द एबो और नन ऑफ द एबो। तो देखिए मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे आपको फिल करना है कि प्रोसेस एज इट एम्स एट अचीविंग स्पेसिफाइड गोल्स। ये गोल को अचीव, जो भी टारगेट है वो फिक्स है और उस टारगेट को अचीव करने के ही बारे में मैनेजमेंट फोकस करता है। तो ऑप्शन देखिए लगातार, भविष्य और लक्ष्य। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी गोल। गोल इज द मैनेजमेंट इज ए गोल डायरेक्टेड प्रोसेस एज इट एम्स एट अचीविंग स्पेसिफाइड गोल्स। तो सेकंड क्वेश्चन है, प्रबंधन के सिद्धांतों में एस्पिरिट डिकॉप्स का अर्थ है। ऑप्शन देखिए ए दया और न्याय, बी स्टाफ टर्नओवर को कम करने और दक्षता को अधिकतम करने के लिए काम करें, सी टीम भावना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। एस्पिरिट डिकॉप्स इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मीन्स ए काइंडनेस एंड जस्टिस, बी वर्क टू मिनिमाइज स्टाफ टर्नओवर एंड मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, सी टीम स्पिरिट, डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ई नन ऑफ द एबव। देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हेनरी फ्योल के, अगर देखा जाए हेनरी फ्योल के द्वारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए गए वो कितने थे, 14, और 14 में एक है एस्पिरिट डिकॉप्स। और इसका मीनिंग क्या है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि टीम स्पिरिट होना चाहिए। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल उन्होंने क्या कहा कि टीम स्पिरिट होना चाहिए, मतलब पूरी टीम की तरह से काम करना चाहिए मैनेजमेंट को। तो अब ऑप्शन देख रहे हैं दया और न्याय, बी है स्टाफ टर्नओवर को कम करने और दक्षता को अधिकतम करने के लिए काम करें। हालांकि ये इनमें से कोई प्रिंसिपल तो नहीं है, लेकिन एक चीज ये लिखा हुआ कि वर्क टू मिनिमाइज स्टाफ टर्नओवर, स्टाफ टर्नओवर को मिनिमाइज करना जरूरी होता है। देखिए स्टाफ का टर्नओवर अच्छा है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टर्नओवर का मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि एक स्टाफ आ रहा है, उसको ट्रेंड कर रहे हैं, फिर वो चला जा रहा है, उसकी जगह फिर दूसरा आ रहा है, फिर उसको ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर कुछ दिन के लिए रुक रहा है, तो ये अच्छा नहीं होता मैनेजमेंट के लिए। एंड मैक्सिमाइज इफिशिएंसी। और तीसरा है टीम स्पिरिट, ये टीम भावना। तो एस्पिरिट डिकॉप्स का मतलब ये है कि टीम वर्क होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन, टीम स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्तरीय प्रबंधन से संबंधित पदनाम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजिग्नेटेड रिलेटेड टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है जिसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं। और जो मिडिल लेवल होता है उसमें डिपार्टमेंटल जो मैनेजर्स होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के जो मैनेजर होते हैं। लोअर लेवल में फोरमैन, सुपरवाइजर, ये सब होता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि मध्य स्तरीय प्रबंधन से संबंधित इसमें पदनाम कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन देखिए ए बिक्री प्रबंधक, सेल्स मैनेजर, बी डिविजनल मैनेजर और सी मुख्य परिचालन अधिकारी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सेल्स मैनेजर और डिविजनल मैनेजर मिडिल लेवल मैनेजमेंट के हैं अधिकारी, ठीक है। सी जो है वो मुख्य परिचालन अधिकारी जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, सी विल बी द राइट ऑप्शन। जैसा कहा गया है कि ये मध्य स्तरीय प्रबंधन से संबंधित नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कारक प्रबंधन को विज्ञान के रूप में वर्णित करता है। अब मैनेजमेंट को 3 तरह से डिफाइन किया। मैनेजमेंट क्या है कि साइंस को कहा गया है, मैनेजमेंट साइंस एज वेल एज एन आर्ट। और मैनेजमेंट को कहा गया है कि मैनेजमेंट साइंस है, कुछ चीज़ें हैं जो कि साइंस की तरह से मैच करती है, लेकिन मैनेजमेंट पूरी तरह से साइंस नहीं है। मैनेजमेंट को आर्ट कहा गया और मैनेजमेंट के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं वो पूरी तरह से आर्ट की तरह से मौजूद है। और तीसरी बात ये भी कहा गया कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो प्रोफेशन के लिए कहा गया है कि मैनेजमेंट पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है, हालांकि कोशिश की जा रही है कि मैनेजमेंट पूरी तरह से प्रोफेशन हो जाए। अब रीजन क्या है, देखिए साइंस क्या होता है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है और बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं और एक्सपेरिमेंटेशन के तहत इनको जो है साइंस को प्रूव किया जाता है। अब यहाँ पर मैनेजमेंट पूरी तरह से साइंस क्यों नहीं, उसके पीछे ये है
कि जो एक्सपेरिमेंट करे गए हैं रेगुलर, तो हर बार साइंस का क्या होता है कि हर बार एक्सपेरिमेंट करा जाए तो रिजल्ट सेम आता है, लेकिन मैनेजमेंट के साथ ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट को बार बार जो भी उनकी एक्टिविटी कराई जाती है या यूं कहिए कि उन्हें ऑपरेट किया जाता है, तो हर बार में रिजल्ट जरूरी नहीं कि सेम आए, इसलिए मैनेजमेंट पूरी तरह से साइंस नहीं है। मैनेजमेंट को प्रोफेशन इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि प्रोफेशन में कुछ फीचर्स होते हैं। कौन से फीचर्स होते हैं? पहली बात ये होती है कि उनकी स्पेशलाइज डिग्री होती है, जैसे आप देखते हो कि बीटेक है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है या डॉक्टर है, तो ये सब। दूसरी बात क्या है, इनको एसोसिएशन का पार्ट होना चाहिए, मतलब पार्ट होना चाहिए। मैनेजमेंट के लिए कोई भी ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है कि वो किसी भी एसोसिएशन का पार्ट हों, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि मैनेजमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, जो कि हर एक प्रोफेशन में होता है। आप देखोगे कि जैसे एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और डॉक्टर्स का एसोसिएशन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एसोसिएशन, लेकिन मैनेजमेंट के लिए ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है। तो कोड ऑफ कंडक्ट भी इनका नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि उनका बिहेवियरल एस्पेक्ट देखा जाता है उसमें, तो इसीलिए मैनेजमेंट को एज ए प्रोफेशन भी नहीं कहा गया। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है कि विज्ञान के रूप में वर्णित करता, कौन सा कारक है जो प्रबंधक को विज्ञान के रूप में वर्णित करता। तो ऑप्शन देखिए, ए ज्ञान का व्यवस्थित निकाय, बी नैतिक आचार संहिता, सी प्रयोग पर आधारित सिद्धांत, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट साइंस क्या होता है? एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, और मैनेजमेंट भी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो ये फीचर इनका मैच करता है। बी इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, सी प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ई नन ऑफ द एबव। तो जैसा कहा विच फैक्टर डिस्क्राइब मैनेजमेंट एज ए साइंस, तो यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो पहला सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, और दूसरा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, है ना। यहाँ पे इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, तो यहाँ पर ए और सी है, इसलिए दो ऑप्शन है, एक से ज्यादा है, इसलिए हम लोग कौन सा यहाँ पर ऑप्शन चुनेंगे? डी। डी विल बी द राइट ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबंधन को किसी कार्य को करने का एक सर्वोत्तम तरीका खोजना चाहिए। अब मैनेजमेंट के पास में बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, और उन सारे ऑप्शन में अल्टरनेट ऑप्शन में एक बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है मैनेजमेंट को। तो इस वाक्य में वैज्ञानिक प्रबंधन की किस तकनीक को परिभाषित किया गया है? अब वैज्ञानिक प्रबंधन की बात करी गई है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करी गई है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करी, जो कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने, FW टेलर ने दिया था। और इन्होंने कई स्टडी दी, जिसमें कि मेथड स्टडी है, टाइम स्टडी है और मोशन स्टडी है। विधि अध्ययन समय, सी है गति अध्ययन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म, और जब वे की बात आती है, बेस्ट तरीके की बात आ जाती है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेथड स्टडी की। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विधि अध्ययन या मेथड स्टडी। हालांकि आप टाइम स्टडी में क्या है, टाइम स्टडी में क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड टाइम चुन लिया जाता है, और उसका एक्चुअल जो भी टाइम लगता है उनसे दोनों से एक कंपैरिजन करते हैं, और जिसके तहत हम ये मानते हैं कि ये टाइम स्टडी। और मोशन स्टडी में कि किसी भी काम को करने में कितना मोशन होता है, किस तरह से कितना मतलब मूव्स होते हैं उनमें सब में, तो उसको मोशन स्टडी बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के एक हिस्सा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए पार्ट ऑफ, ऑप्शन देखिए, ए जनसांख्यिकी वातावरण डेमोग्राफिक मैनेजमेंट डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, बी राजनीतिक माहौल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सी तकनीकी वातावरण टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इसको प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत में, हरियाणा के जो पानीपत है वहाँ पे स्टार्ट किया है। और जैसा कि कहा गया है कि ये योजना जो स्टार्ट की गई है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट, किस चीज़ का पार्ट है? तो देखिए, एक है जनसांख्यिकी वातावरण डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, और राजनीतिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजिकल, 3 ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन ये है कि एक से ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, ये एक जनसांख्यिकी मतलब डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट का पार्ट। क्यों? क्योंकि देखिए, जो गर्ल्स चाइल्ड की एजुकेशन पॉलिसी है, या गर्ल चाइल्ड को जो भी उनका एक अनुपात है उसको मेंटेन करना गवर्नमेंट का यहाँ पर एम है। तो देखिए, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट ऑप्शन, जनसांख्यिकी वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का व्यापार और उद्योग पर नीति परिवर्तन का प्रभाव, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन देखिए, ए बढ़ती प्रतिस्पर्धा, इंक्रीज्ड कंपटीशन, बी ग्राहकों की मांग करना, डिमांडिंग कस्टमर, सी बदलाव की जरूरत, नीड फॉर चेंज, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के व्यापार, अब सरकार की जो व्यापार और उद्योग नीति है अगर इसमें परिवर्तन होता है तो कहाँ पर चेंजेस आएंगे, बढ़ती प्रतिस्पर्धा भी चेंज हो सकता है। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लेकर के आए कि लोगों को या फर्म्स को लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, मतलब ज़्यादा ऐसे बिजनेस को फॉलो करेंगे एक पर्टिकुलर बिजनेस को तो ज़्यादा फायदा होगा, तो वहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसी तरह से ग्राहकों की मांग भी हो सकती है, कोई टैक्सेशन पॉलिसी उस पर कम हो गई तो वहाँ पर ग्राहकों की मांग भी ज़्यादा बढ़ सकती है और बदलाव की जरूरत भी पड़ सकती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबंधन का सिद्धांत कहता है कि हर चीज के लिए एक जगह होनी चाहिए और हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल किसका है जो ये ऐसा कहता है, ये हेनरी फ्योल का दिया हुआ प्रिंसिपल है और उसका नाम क्या है, तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, स्पिरिट डिकॉप्स और आदेश, सी हिस्सेदारी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, स्पिरिट डिकॉप्स, ऑर्डर और इक्विटी। आप देखेंगे ये तीनों ही प्रिंसिपल जो दिए गए हैं ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए। डी ए मोर देन वन ऑफ द एबव, ई नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कहा गया है कि हर एक चीज के लिए एक जगह और वो अपनी जगह पर, हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। इसको इसका राइट ऑप्शन क्या है, बी द राइट ऑप्शन, आदेश, ऑर्डर। स्पिरिट डिकॉप्स टीम स्पिरिट के लिए होती है और इक्विटी किसके लिए होता है, हिस्सेदारी जो लिखा है इक्विटी, इक्विटी का मतलब यह है समानता संबंधी अधिकार, कि हर एक कर्मचारी को एक समानता संबंधी अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यवसाय से संबंधित कानूनी नियम और विनिमय व्यवसाय के वातावरण में शामिल है, ए राजनीतिक, बी प्रौद्योगिकी, सी सामाजिक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस रेलिवेंट टू बिजनेस आर इंक्लूडेड इन इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। कहा गया है, जैसे ये बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है कि लीगल रूल्स जो बनते हैं, रेगुलेशन है, वो इनमें से पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट किसका पार्ट है, तो आप देखोगे कि ये इन तीनों में से किसी का भी पार्ट नहीं है, ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का भी पार्ट नहीं, टेक्नोलॉजिकल और सोशल। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ई, दैट इज उपर्युक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, योजना का प्रकार है जो समयबद्ध है और मापने योग्य परिणाम से जुड़ा है। इज द टाइप ऑफ प्लान विच इज टाइम बाउंड एंड लिंक्ड विद मेजरेबल आउटकम। ऑप्शन देखिए, नीति, बी नियम, सी बजट, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन देखिए इसमें, ए पॉलिसी, बी रूल, सी बजट, डी मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि इज द टाइप ऑफ प्लान विच इज टाइम बाउंड, एक तो टाइम में, टाइम से बंधा हुआ है और दूसरा क्या है, मेजरेबल है, एक टाइम के अंदर भी काम हो जाना चाहिए। दूसरा क्या है कि जितना बजट है उसके अंदर भी काम हो जाना चाहिए। तो ये किसका आता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन दिए हो, नीति, नियम, बजट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन। बजट में ऐसा होता है, बजट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर में देखा जाता है कि हमने कुछ एस्टिमेट्स बनाए हैं और उस एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं, यही होता है बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगठन संरचना के बीच संबंध स्थापित करती है, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, मालिक और ग्राहक, बी संगठन और पर्यावरण, सी लोग, काम और संसाधन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, ओनर्स एंड कस्टमर्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट, सी पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज, डी मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग होते हैं और रिसोर्सेज होते हैं, उन्हीं रिसोर्सेज और लोगों को लेकर के यही काम को कंप्लीट किया जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन, लोग, काम और संसाधन, पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज, द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश श्रृंखला का अनुसरण नहीं करता, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर में दो बराबर के अधिकारी जब जरूरत पड़ती है तो वहां पर आपस में बात कर सकते हैं बिना अपने सुपीरियर की परमिशन लिए हुए, ठीक है। तो ये एक ऐसा तरीका है।
तो स्केलर चेन किसको फॉलो नहीं करता? ए कार्यात्मक संरचना फंक्शनल स्ट्रक्चर, बी औपचारिक संगठन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सी अनौपचारिक संगठन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डी उपरोक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द अबव, ये उपरोक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द अबव। तो जिसमें हमने ये बताया, इसको अगर एक वर्ड यूज किया गया गैंग प्लैंक, ठीक है, गैंग प्लैंक जो हमने अभी बताया है, और जैसा कहा गया कि स्केलर चेन, तो स्केलर चेन कौन नहीं फॉलो करता है? तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो किया जाता है और अनौपचारिक संगठन फॉलो नहीं करता है। और जैसा कि यहाँ पूछा गया कि विच डज नॉट फॉलो, तो डज नॉट फॉलो का आंसर क्या है? सी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन मीन्स ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कम हुई, रिड्यूस्ड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, बी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, सी ब्याज दरें कम करना, लोअरिंग इंटरेस्ट रेट्स, डी उपरोक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द अबव, ई उपरोक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें कोई भी, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि हमारे देश की जो बाजारें हैं वो भारत के बाहर की जितनी बाजार उनके लिए खोल दी गई हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है। अब हमारी इकोनॉमी जो है वो ओपन इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी तब कही जाती जब देश के अंदर ही व्यापार होता है, ये ओपन इकोनॉमी हो गई। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कम हुई, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण या ब्याज दरें कम करना, रिड्यूस रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, लोअरिंग इंटरेस्ट रेट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई विल बी द राइट ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टाफिंग का महत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग क्या होता है कि राइट पर्सन, पुटिंग राइट पर्सन एट राइट प्लेस इज नोन एज स्टाफिंग। तो यहाँ पे कहा गया कि स्टाफिंग का महत्व, अब जैसे इसमें सारे दिए गए हैं फीचर्स और उसमें से बताना है आपको कि कौन सा स्टाफिंग का फीचर नहीं है, महत्व नहीं, इंपॉर्टेंस आप कह सकते हो, इंपॉर्टेंस नहीं। तो ऑप्शन देखिए, कर्मचारियों में कौशल का विकास करना, डेवलपिंग स्किल्स इन एम्प्लॉयज, बी कर्मचारियों के बीच कार्य का उचित विभाजन, सुटेबल डिवीजन ऑफ वर्क एमंग एम्प्लॉयज, सी मानव संसाधन का कुशल उपयोग, इफिशियंट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, डी उपरोक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द अबव, ई उपरोक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि पूछा गया कि कौन सा महत्व नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, कर्मचारियों में कौशल का विकास करना ये इंपॉर्टेंस का पार्ट है, और बी कर्मचारियों के बीच कार्य का उचित डिवीजन ऑफ वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है जिससे कि वो अपने स्पेशलाइज्ड अपने कौशल के हिसाब से काम कर सके, और इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ई, दैट इज उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि इंपॉर्टेंस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों के किस समूह के लिए वेस्टिब्यूल प्रशिक्षण प्रासंगिक है? फॉर विच ग्रुप ऑफ पर्सन इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ये जो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है ये ऐसे जो भी ऐसे कर्मचारी जो कि पहले से काम की, एक तरह से आप यूँ कह सकते हो कि पूरी तरह से ट्रेंड हैं, इनको जब उतारा जाता है फील्ड में, तो जैसे एक एक्चुअल होता है जहाँ पर काम करना होता है, वैसे ही जगह दूसरी तैयार करी जाती, वहाँ पर भी मशीनें वगैरह सारा कुछ होता है, एज इट इज होता है, लेकिन वो मशीन वगैरह क्या होती है, थोड़ी पुरानी होती है, जिन पर कि किसी तरह का रिस्क नहीं रहता अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो इन कर्मचारियों को वहाँ पे ले जा करके ट्रेनिंग, जो हूबहू एक्चुअल वाले जैसा ही होता है, वहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है, और इस तरह की ट्रेनिंग को ही वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहा जाता है। तो ये देखिए ऑपरेटिव्स, बी माध्यमिक प्रबंधन मिडिल मैनेजमेंट, सी पर्यवेक्षी प्रबंधन सुपरवाइजर मैनेजमेंट, डी उपरोक्त में से एक से अधिक मोर देन ऑफ द अबव, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है कार्यकर्ता या ऑपरेटिव, ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से गैर वित्तीय प्रोत्साहन है? अब जो इंसेंटिव दिया जाता है, इंसेंटिव दो तरह का होता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या हो जाते हैं, आप देखिए अलाउंसेस दिए जाते हैं, परक्विजिट दिए जाते हैं, और नॉन फाइनेंशियल में उनको वेजेस एंड सैलरीज इन कैश दे दिया गया है ना, और अदर तरीके के जो मॉनेटरी पेमेंट्स होते हैं, और ऐसी चीज़ें जिनमें मॉनेटरी पेमेंट्स नहीं होते हैं उनको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि गैर वित्तीय प्रोत्साहन कौन सा है? तो कर्मचारी स्टॉक विकल्प, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन। ये जो एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन है ना, ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर टाइप के शेयर्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयज को दिया जाता है, इसलिए कि एम्प्लॉयज जो है कुछ समय के लिए, उनके लिए एक रूल होता है कि इतने दिन तक रुकोगे तब हम आपको ये शेयर देंगे। स्टॉक बेसिकली शेयर के लिए यहाँ पे यूज किया गया।
तो ये जो स्टॉक दिए जाते हैं कुछ समय रुकने के बाद में दिए जाता है, तो एक तरह से ये फाइनेंशियल इंसेंटिव है। और बी रियायत है, परक्विजिट है। सी सेवानिवृत्ति परिलाभ रिटायरमेंट बेनिफिट। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आप देखिए एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन, जैसा कि हमने कहा कि ये शेयर्स दिए जाते हैं, शेयर्स एक तरह देखा जाए मॉनिटरी बेनिफिट। दूसरा परक्विजिट है, परक्विजिट का मतलब है अनुलाभ। अब परक्विजिट और अलावेंस दो वर्ड होते हैं। अलावेंस क्या होता है, जैसे कर्मचारी को ये कहा गया कि आपको रहने के लिए मकान चाहिए, आप मकान ढूंढ लीजिए, और उसे जो एम्प्लॉयर मतलब नियोक्ता के द्वारा कैश में दे दिया जाता है पेमेंट, कि आपने जो मकान ढूंढा, उसको बोलते हैं हाउस रेंट अलावेंस, मकान किराया भत्ता। अब उसी जगह पे दूसरा एक ऑप्शन होता है कि नियोक्ता द्वारा कहा जाता है कि देखिए आप हमारे स्टाफ क्वार्टर में रह लीजिए, तो ये रहने की जो सुविधा प्रोवाइड करेगी, यहाँ पे कैश में नहीं दिया गया लेकिन है तो मॉनिटरी बेनिफिट ही, तो इसको क्या बोलते हैं, परक्विजिट बोला जाता है, अनुलाभ। ठीक है, तो आपको ये फर्क समझ में आना चाहिए कि अलावेंस और परक्विजिट में क्या फर्क है, भत्ता और अनुलाभ में क्या फर्क है। और रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो रिटायरमेंट बेनिफिट जो भी मिलती है, तो कर्मचारी ने इस दौरान में जो भी सर्विस ड्यूरेशन में काम किया उसी की वजह से उसको बेनिफिट मिलता है, और ये बेनिफिट भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ही होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई विल बी द राइट ऑप्शन। पूछा गया है कि कौन सा एक गैर वित्तीय प्रोत्साहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दार्थ बाधा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीमेंटिक बैरियर। तो शब्दार्थ मतलब कि शब्द ना समझ पाए और उसका शब्द एक है, उसका अर्थ नहीं क्लियर हो रहा, तो ऑप्शन देखिए, स्टेटस हैसियत। बी ध्यान की कमी, लैक ऑफ अटेंशन। सी तकनीकी शब्द जाल, टेक्निकल जार्गन। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए जो स्टेटस है, स्टेटस क्या होता है कि एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनमें जो सुपीरियर होता है उसका स्टेटस कुछ और होता है, जो एम्प्लॉयज है वो उनका स्टेटस, या यूँ कह लीजिए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो अधिकारी होते हैं उनका स्टेटस कुछ और होता है और हमारा स्टेटस कुछ और होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है यहाँ पर किस तरह का बैरियर आता है, जो कि स्टेटस संबंधी बैरियर आता है। और दूसरा है ध्यान की कमी, देखिए लैक ऑफ अटेंशन, की ध्यान नहीं दिया जा रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉयज को, है ना। तीसरा टेक्निकल जार्गन, तकनीकी शब्दजाल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीमेंटिक बैरियर, तो जो शब्द जाल वाली बात हो रही तकनीकी शब्दजाल, सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, का उद्देश्य लोगों को वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए निर्देश देना, मार्गदर्शन करना और प्रेरित करना। एम्स एट इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग पीपल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। और ऑप्शन देखिए इसमें क्या लिखा है, प्रेरित। बी रास्ते पर लाने वाला। सी संचार। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। ए मोटिवेटिंग। बी डायरेक्टिंग। सी कम्युनिकेटिंग। डी मोर देन वन ऑफ द एबव। ई नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर देखिए कहा गया कि एम्स एट इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग पीपल टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टिंग से है, और ये जो आप देख रहे हो ना कि ये एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, निर्देशक के तत्व जो हैं वो 4 होते हैं। और कौन कौन से उसमें, एक तो मोटिवेशन, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेशन और लीडरशिप चौथा होता है, और यहाँ पर 3 है। तो यहाँ कहा गया है कि जो एम है वो किसका, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग पीपल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। तो आप देख सकते हो कि हमने कहा कि डायरेक्टिंग, निर्देशक है ना, निर्देश करने का की कला ही या निर्देश करना ही, डायरेक्टिंग राइट ऑप्शन है। और यही मोटिवेटिंग, गाइडिंग और इंस्ट्रक्टिंग पीपल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देशन प्रबंधन के स्तरों पर होता है। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ए ऑप्शन टॉप लेवल मैनेजमेंट, शीर्ष है। बी मध्य है, मिडिल मैनेजमेंट, और सी है लोअर लेवल मैनेजमेंट। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए जैसा कि कहा गया कि निर्देशन प्रबंधन के शीर्षों, प्रबंधन के स्तरों पर होता है। तो डायरेक्टिंग की बात करा जाए अगर, तो हर जगह जरूरत होती है, ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल पे है, मिडिल लेवल पे है या लोअर लेवल पे है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी मोर देन वन ऑफ द एबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण का एक कदम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग? देखिए कंट्रोलिंग क्या होता है कि जो भी बजट पहले बनाया गया, जो भी प्लान हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है कि नहीं, इस चीज़ को चेक करना ही कंट्रोलिंग होता है। तो प्लानिंग के लिए कहा जाता है प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड, जबकि कंट्रोलिंग के लिए कहा जाता है कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, पीछे देखना कि काम जो भी किया गया है वो जो भी तय प्लान है उनके हिसाब से हुआ है या नहीं। तो ऑप्शन देख लीजिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन, बी पर्यावरण का आकलन, एसेसिंग इन्वायरमेंट, सी आवश्यक कार्मिकों का आकलन, एसेसिंग पर्सनल रिक्वायर्ड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ देवो, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, दैट इज अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन इज द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रबंधन की प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन देख लीजिए, योजना, नियंत्रण, आयोजन, स्टाफिंग, बी योजना, आयोजन, स्टाफिंग, नियंत्रण, सी स्टाफिंग, योजना, आयोजन, नियंत्रण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ए प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, बी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, सी स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डी मोर देन वन ऑफ देवो, ई नन ऑफ देवो। देखिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का एक क्रम है, और वो क्रम कौन सा है? तो आइए देखते हैं भाई। प्लानिंग, कंट्रोलिंग, प्लान करना, उसके बाद कंट्रोलिंग आ गया, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, बी है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्लान करेंगे, प्लान करने के बाद क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, और ऑर्गेनाइज करने के बाद में ही जब सारी चीज़ें तय हो जाती तो स्टाफिंग करना जरूरी होता है, और आफ्टर दैट फिर जब काम हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उसके बाद कंट्रोलिंग करते हैं। तो राइट ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या होगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम आज जहां खड़े हैं और जहां पहुंचना चाहते हैं उसके बीच प्रबंधन का कौन सा कार्य अंतर को पाटता है? विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच? तो ये किस चीज़ के लिए? फ्यूचरिस्टिक के लिए होता है, और यहाँ पर हम प्लान ही करते हैं जिसके तहत हम ये जानना चाहते हैं कि हम आज कहाँ पर हैं और कहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं। ये प्लानिंग का काम होता है, और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का ये फर्स्ट फंक्शन है, दैट इज प्लानिंग। ऑप्शन देख लिए, ए योजना, बी ए प्लानिंग, बी स्टाफिंग, दैट इज सी वित्त, फाइनेंस, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज योजना, प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्यमी अत्यंत कार्योन्मुख होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आर एक्सट्रीमली टास्क ओरिएंटेड। ऑप्शन देखिए, अवसर की प्रतीक्षा करने वाला, फेबियन, बी तकनीकी, टेक्निकल होता है, सी प्रेरित किया, इंड्यूस्ड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो उद्यमी के बारे में कहा गया है कि कैसा होना चाहिए उद्यमी, दैट इज टेक्निकल। तो उद्यमी के लिए कहा जाता है कि वो टेक्निकल होते हैं, कार्योन्मुख होते हैं, टेक्निकल। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, दैट इज तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या एम होता है? ऑप्शन देखिए, शेयर धारक की परिसंपत्ति को अधिकतम करें, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, बी इक्विटी शेयर के बाजार मूल्य को अधिकतम करना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, सी धन का अधिकतमीकरण अवधारणा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए जो वित्तीय प्रबंधन है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये पूरी तरह से तीनों तरह पर काम करता है। इसका तीनों एम होता है, ये शेयर होल्डर की वेल्थ और उनके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और उनका जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, तीनों पर ही काम करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, दैट इज उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मौजूदा मशीन के स्थायी पर नई मशीन खरीदना, इसका एक उदाहरण है, परचेजिंग अ न्यू मशीन टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आप देखते हैं यहाँ पर एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्योंकि एक मशीन पहले से है उसको रिप्लेस करके नई मशीन खरीदी जा रही है। तो ऑप्शन
देखिए वित्त पोषण निर्णय है, फाइनेंसिंग डिसीजन है, बी कार्यशील पूंजी संबंधी निर्णय, वर्किंग कैपिटल आप जानते हो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी का मतलब यह है कि जो भी साल के पूरे साल के अंदर में जो भी रॉ मटेरियल, वेजेस, जो कुछ भी खर्चे ऐसे लगते हैं वर्किंग में कैपिटल लगती है तो उनको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। और जो फाइनेंसिंग डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन में आता है कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे या ना दे, कहाँ से कौन से रास्ते से फाइनेंस करें, शेयर्स इशू करें कि डिवेंचर इशू करें कि बॉन्ड्स करें, तो ये सारी चीज़ें आती फाइनेंसिंग डिसीजन के अंतर्गत। और कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, पूंजी बजटिंग निर्णय, इसके अंदर में जो भी एसेट वगैरह परचेज करते हैं तो ये सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि एक तरह से यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज पूंजी बजटिंग निर्णय। तो ये जो मौजूदा मशीन के स्थान पर जो नई मशीन खरीदना है, ये किसका उदाहरण है, पूंजी बजटिंग निर्णय, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन, होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो अब एक जरूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए, देखिए अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में हमारे यहाँ से कैसे कैंडिडेट्स ने सक्सेस प्राप्त करी है, अगर आप भी हमारे कोर्सेज को बाई करना चाहते हैं तो उनके ये सारी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और आप देख सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप का है, चाहे बिजनेस स्टडीज़ का, चाहे अकाउंटेंसी का, इनके टेस्ट सीरीज और इनका फुल कोर्स मौजूद है। तो आप इसको बाई कर सकते हैं। कोर्स को वैसे कैसे बाई करेंगे तो इसके बारे में आप जानिए हमसे आगे। हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेस और इसे डाउनलोड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर होम ऑप्शन नज़र आएगा। होम टैब के बाद बगल में ही बैचेज, और बैचेज के बगल में ही स्टोर का ऑप्शन नज़र आएगा। स्टोर पर जा करके आप अपवर्ड क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद देखेंगे कि कोर्सेज मौजूद हैं। अब जो भी आपको कोर्स चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और बाय नाउ के ऑप्शन पे जा करके इसे बाय कर सकते हैं। That was all about buying our courses. Hoping you have understand very well. Thank you.